Hello students, today we'll be discussing about human circulatory system. और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहला हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट एग्जैक्टली होता क्या है। और हमें इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा जो हमें जानकारी होनी चाहिए। नॉट ओनली यू, एवरीबडी इन द फैमिली एंड द सोसाइटी शुड नो दिस मच अबाउट द हार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज ये कि अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, अपने घर में सुना होगा कि बीपी हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है? और जब बीपी होता है तो डॉक्टर ये कहता है कि देयर शुड बी सम चेंजेस इन द लाइफस्टाइल। आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो बीपी ठीक हो जाएगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज से क्या असर पड़ता है बीपी पे, विल बी डिस्कसिंग दैट। और बहुत लोग बीपी का मेडिसिन भी लेते हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन कैसे काम करता है, हाउ इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बीपी। बहुत बार आपने सुना होगा लोगों को कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, तो ये ब्लॉकेज चीज क्या है ये? और जब ब्लॉकेज हो जाता है, कहते हैं 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 98% ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए ना आप डॉक्टर क्या करता है, उसके अंदर स्टंट डालता है और जिससे ब्लॉकेज खुल जाता है। तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, विल बी डिस्कसिंग इन दिस पार्ट। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि किसी का कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक क्यों होता है? और अगर हार्ट अटैक हुआ तो बहुत बार लोग बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि ये बाईपास सर्जरी क्या होता है। सबसे पहला हम ये समझने की कोशिश करें कि हार्ट है क्या। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। इट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये हार्ट जो है बेसिकली हमारे दो लंग्स के बीच में लोकेटेड है। जो हार्ट के ऊपर एक कवरिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट कवरिंग होता है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था कि लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। लंग्स के कवरिंग को प्लूरा और हार्ट के कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ये जो हार्ट है ये स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये डायफ्राम के ऊपर होता है। इट इज अबव द डायफ्राम। ऐसा देखा गया है कि जो हार्ट है, आपका फिस्ट का साइज जितना बड़ा है, ये फिस्ट कहते हैं इसको, जितना बड़ा इसका साइज है, हार्ट आपका उतना ही बड़ा होगा। अगर बच्चा छोटा है तो उसका फिस्ट का साइज छोटा होगा तो हार्ट छोटा हो गया। और आप अपने फिस्ट को देख लीजिए, रफली हार्ट का साइज आपका वही होगा। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हार्ट कि अगर हम एडल्ट के किसी एवरेज एडल्ट को देखें और वो अगर मेल के कैटेगरी में आता है तो उसका हार्ट रफली 300 ग्राम्स का होता है। और अगर हम एवरेज एडल्ट फीमेल की बात करेंगे तो उसके अंदर हार्ट जो है रफली 250 ग्राम्स का, मतलब 250 ग्राम्स का हार्ट होता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि मेल हार्ट हैज मोर वेट एज कंपेयर टू द फीमेल हार्ट, एंड देयर इज अ प्रॉपर रीजन बिहाइंड इट। पहला रीजन आप ढूंढेंगे, और अगर इसका रीजन मिल गया तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, और नहीं मिला आपको तो हम अपने रेगुलर क्लासेस में आपको इसके आंसर्स को एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए, जब हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हार्ट जो है वो 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है। जो ऊपर के 2 चेंबर्स हैं उसको हम ऑरिकल्स कहते हैं। कुछ किताबों में इसको एट्रियम भी कहा गया, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। अब ये जो ऑरिकल वेंट्रिकल्स हैं, they have been separated with the help of septum। क्या कहते हैं इसको? सेप्टम। सेप्टम को डिवाइडिंग वॉल भी कहते हैं। और ये सेप्टम हमने पढ़ा था किसमें? ये नॉस्ट्रिल्स में। कहा था नॉस्ट्रिल्स के बीच में सेप्टम होता है। वही सेप्टम हार्ट को 4 चेंबर्स में डिवाइड करता है। जो ये वाला चेंबर आप देख रहे हैं इसको राइट एट्रियम कहते हैं, एंड दिस इज व्हाट? लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। जस्ट इसके नीचे जो है वो क्या हो गया? वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज व्हाट? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब देखिए, दिस ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में देयर इज एन ओपनिंग, और वो ओपनिंग जो है वहां पे वैल्व लोकेटेड है, एंड दिस वैल्व इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड वैल्व। आप बोलेंगे सर ये वैल्व क्या होता है? वेल्व वो चीज है
जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। इट अलाउज द ब्लड टू मूव फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स ओनली। उसी तरीके से आप देखेंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व प्रेजेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड बाइकैस्पिड वाल्व। बहुत बार आपने सुना होगा कुछ लोगों से, या आपने पढ़ा भी होगा कि कहते हैं कि हार्ट में छेद हो गया। तो हार्ट में छेद का मतलब क्या होता है? वो इसका मतलब ये होता है कि जैसे वाल्व है, तो वाल्व का फंक्शन क्या है? इट अलाउज द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ये कभी भी ब्लड को रिवर्स फ्लो नहीं करेगा। तो वाल्व को समझने के लिए ना आपको टैप समझना पड़ेगा, टैप, नल का। तो जब आप नलके खोलते हैं तो पानी नीचे निकलता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, नलके में पानी वापस नहीं डाल सकते आप। और नलका अगर अच्छे क्वालिटी का है और नलका ठीक है, तो अगर उसको बंद कर देंगे तो उसमें से पानी ड्रॉप बाई ड्रॉप नहीं गिरता। लेकिन नलके में अगर कोई प्रॉब्लम है, टैप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बंद करने के बाद भी उसमें पानी जो है वो ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरता है। ठीक उसी तरीके से बहुत बार इन वाल्व में क्या हो जाता है कि परफोरेशन हो जाता है, छोटा छेद हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि जब ये वाल्व बंद होता है, तब भी उससे एट्रियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर जाता है, या वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर चला जाता है? एट्रियम के अंदर चला जाता है। तो ये दिस इज अ डिजीज कंडीशन, और इसकी बहुत बार सर्जरी करी जाती है। और सर्जरी करके क्या करते हैं कि उस वाल्व को बंद कर देते हैं। उस वाल्व जो खुला रहता है उसको प्रॉपरली उसको स्टिच लगा के उसको बंद कर देते हैं। अब हम समझेंगे कि हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो होता कैसे है, वो देखें। अब यहां पे आप देख रहे हैं राइट एट्रियम है। इस राइट एट्रियम में दो ओपनिंग्स हैं, और वो ओपनिंग है, ये राइट एट्रियम में दो ओपनिंग है। ये वाला हो गया सुपीरियर वेना केवा, और ये क्या हो गया आपका? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, दिस इज सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज व्हाट? इंफीरियर वेना केवा। इस सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। डीओबी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये हार्ट का लोकेशन है। जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से नीचे पार्ट जो है हमारा जो बॉडी का, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर आता है, और हार्ट से ऊपर पार्ट का बॉडी जो है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर आता है। यहां से राइट एट्रियम से विद द हेल्प ऑफ ट्राइकैस्पिड वाल्व, जो हमने बात किया था, ट्राइकैस्पिड वाल्व, ब्लड कहां पहुंच गया आपका? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड कहां जाता है? लंग्स को जाता है। किसके हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरीज के मदद से। आप यहां पे देखेंगे दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बाकी के जितने आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब ऐसा क्यों होता है? देयर इज अ प्रॉपर रीजन बिहाइंड इट, और इसका आपने आंसर देना है। ठीक है, अब यहां पे ब्लड जो है लंग्स में जाता है। अब आप बोलेंगे लंग्स में ब्लड गया क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि ब्लड फ्रॉम द हार्ट विच इज डीऑक्सीजनेटेड कम्स टू लंग्स, और लंग्स में कहां जाता है? वो एल्वुलाई के आसपास जाता है, एल्वुलाई के चारों तरफ। क्यों जाता है? ताकि जो ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई में आ जाए, और एल्वुलाई का ऑक्सीजन जो है वो किस में चला जाए? ब्लड के अंदर चला जाए। अल्टीमेटली द कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गैस हैपेंस इनसाइड द लंग्स। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन के मदद से, यहां पे आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट इज पल्मोनरी वेन्स, इसके मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस पल्मोनरी वेन्स इज द एक्सेप्शन। All the veins carry deoxygenated blood, but this is the only vein which is a pulmonary vein which carry oxygenated blood. और ये blood कहां पहुंच जाता है हमारा? लेफ्ट एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। इस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके मदद से? बाइकस्पिड वाल्व। और ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। और जब ब्लड को पंप करता है, ये ब्लड अरोटा के मदद से, अयोटा की मदद से, यहां पे ये अरोटा दिख रहे हैं या अयोटा बोलते हैं, ये ऊपर जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक ब्लड को ऊपर लेके जाता है और एक ब्लड को नीचे लेके जाता है। और यहां से अरोटा जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। कैसे?
अरोटा जो है वो डिवाइड होता है आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होता है कैपिलरीज ऑफ आर्टरी, और जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो कैपिलरी ऑफ आर्टरीज के पास ही होता है। अब जो कैपिलरीज ऑफ आर्टरी है उसके आसपास जितने भी सेल्स हैं वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए वो क्या करता है, ब्लड से ऑक्सीजन लेता है। एट द सेम टाइम उस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है किसके अंदर, सेल के अंदर, वो ब्लड को वापस दे देता है। जहां पे कैपिलरी ऑफ आर्टरी ऐसे मूव कर रहा है वो जंक्चर, वो पॉइंट जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाए, उसके बाद की कैपिलरी को हम कैपिलरी ऑफ वेन्स कहते हैं। और ये कैपिलरी ऑफ वेन्स इकट्ठा होके ये वेन्यूल्स बन जाता है, और ग्रुप ऑफ वेन्यूल्स दे कनेक्ट एंड फॉर्म्स वेन्स, और ग्रुप ऑफ वेन्स इकट्ठा होके ये क्या बन जाता है आपका वेना केवा। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेना केवा, one vena cava which brings the blood from the upper part of the body, that is called superior vena cava, and the other brings the blood from the lower part of the body, that is called inferior vena cava. अब हम हार्ट के बारे में दो चीज और जान लें। आप यहां पे देखेंगे कि आप लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर है, किससे, राइट वेंट्रिकल से। तो इसका रीजन क्या है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये मस्कुलर इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसने ब्लड को जो पंप करना है वो ब्लड में इतना फोर्स होना चाहिए कि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके दोबारा हार्ट में आ जाए। लेकिन वही राइट वेंट्रिकल जो है ये कम मस्कुलर इसलिए है क्योंकि इसने जो ब्लड पंप करना है वो कहां जाएगा, लंग्स को जाएगा, और लंग्स से फिर से किस में आ जाएगा, आपका हार्ट के अंदर आ जाए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन लंग्स एंड हार्ट इज वेरी लेस। ये बात समझ आई आपको। अब हम एक चीज और जानेंगे, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है, और क्वेश्चन है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। एंड डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि हार्ट से ब्लड दो बार सर्कुलेट करता है। वो कैसे, वो देखें। फर्स्ट ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से निकलता है और कहां जाता है, लंग्स को जाता है, और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और वहां से लंग्स से ब्लड किसमें आ जाता है, आपका लेफ्ट एट्रियम। किसके हेल्प से, पल्मोनरी वेन से। एक बार और समझेंगे। हार्ट से ब्लड, यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से किसमें जाता है, लंग्स में, और पल्मोनरी वेन्स के हेल्प से दोबारा किसके अंदर आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम जो हार्ट का पार्ट है। तो एक बार ब्लड हार्ट से निकला, लंग्स को गया और दोबारा हार्ट में आ गया। दिस इज वन सर्कुलेशन, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। एंड द सेकेंड सर्कुलेशन इज दिस कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैस, और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करते हुए वो ब्लड जो है दोबारा किसके अंदर आ जाता है, आपका राइट एट्रियम के अंदर। जो यहां से निकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आता है, इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो ब्लड हार्ट से निकल के लंग्स और लंग से निकल के दोबारा हार्ट में आता है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट में सबसे पहला हमें यह समझना है कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर फिल्ड विद ब्लड, और जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाता है, लंग्स को जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है अरोटा से निकल के इट गेट डिवाइडेड थ्रू आउट द बॉडी। जब एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो अब ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो इसमें दो बातें होती हैं। पहला कि इसका प्रेशर कम हो जाता है और इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से और प्रेशर के कम होने से होता क्या है कि ये एट्रियम, जिनको हम ऑरिकल्स भी कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि ब्लड अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। अब टाइम है इन ऑरिकल्स का रिलैक्स होने का। जब ये ऑरिकल्स रिलैक्स होता है
तब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम राइट ऑरिकल की बात करें या एट्रियम की बात करें, अगर रिलैक्स करेगा तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। और अगर लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स किया तो इसके अंदर ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। अब हम दो बातें और समझेंगे। सबसे पहला कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय जो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने वॉल्स पे और जो बाकी के वेसल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको हम सिस्टोल भी कहते हैं। और जब ये रिलैक्स करता है तो हम इसको कहते हैं डायस्टोल या डायस्टोलिक प्रेशर। जो हेल्दी ह्यूमन के अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर जो है, जिसको कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर कहते हैं, वो 120 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको हम रिलैक्सिंग प्रेशर कहते हैं, दैट इज 80 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। अब देखेंगे ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये प्रेशर लगाता है तो ये ब्लड जो है ये पंप करता है ब्लड आर्टरी से, सॉरी ऑरिकल से आर्टरीज में। तो आर्टरीज के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है, दैट फ्लोज विद अ वेरी वेरी हाई प्रेशर। अब इस हाई प्रेशर को बेयर करने के लिए आर्टरीज में कुछ खासियत होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आर्टरीज के वॉल जो होते हैं वो थिक होते हैं, दे आर हाईली मस्कुलर एंड थिक। दूसरा, दे आर इलास्टिक, क्योंकि प्रेशर लगे तो वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तीसरा, इट इज डीपली सीटेड। डीपली सीटेड का मतलब क्या होता है कि ये हमारे बोन्स के साथ साथ चलता है। इतना प्रेशर इसमें होता है कि अगर ये सुपरफिशियली हुआ तो हो सकता है कि स्किन को रप्चर करके ये बाहर आ जाए। रप्चर मतलब स्किन को फाड़ के बाहर आ जाए, तो इसलिए ऐसा ना हो, इट इज डीपली सीटेड। और एक और खासियत इसके अंदर ये है, किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, कि इसमें वाल्व नहीं होता। वाल्व क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड मूव्स एट वेरी हाई प्रेशर। जब ब्लड इन आर्टरीज से निकल के जब वेन से वापस आता है तो वेन की खासियत क्या होती है? तो वेन की खासियत यह होती है कि दे आर थिन वॉल्ड, लेस मस्कुलर, मतलब लेस इलास्टिक, और उनमें वाल्व्स प्रेजेंट होता है। वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये माने कि पैरों से ब्लड ऊपर आ रहा है, एंड व्हेन द ब्लड इज मूविंग फ्रॉम लेग्स टुवर्ड्स द हार्ट, तो ब्लड इज मूविंग एंटी ग्रेविटी। जब ये ब्लड एंटी ग्रेविटी मूव करता है तो इस ब्लड को ऊपर आने बड़ा मुश्किल होता है। तो वेन्स का वाल्व क्या करता है? इट एक्ट एज अ माइक्रो पंप। आप बोलेंगे कैसे काम करता है? तो देखिए, जैसे ये वाल्व है आपका, किसके अंदर? वेन्स के अंदर। तो इधर से जब ब्लड गया तो ये वाल्व जो है ऐसे ओपन हो जाता है, और जैसे ओपन होता है तो फिर वाल्व क्लोज होगा, तो ऐसे ये क्लोज हुआ। जब ये ऐसे क्लोज हुआ तो ये प्रेशर लगाता है किस पे? ब्लड पे। इस प्रेशर से इसके ऊपर वाला वाल्व जो है वो खुल जाता है, और वहां से ब्लड फिर उससे ऊपर वाले वाल्व में चला जाता है, और ऐसे करते 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 ब्लड अल्टीमेटली रीचेस टू हार्ट। अब एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि वो डिवाइस जिससे हम बीपी को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मोमैनोमीटर। ट्रेडिशनली आपने देखा होगा, डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो हाथ में कफलिंग बांधते हैं और उसके बाद ऐसे प्रेस करते हैं, और जब ऐसे प्रेस करते हैं तो मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता है एक मर्क्यूरी टेबल के अंदर। हालांकि अब सिग्मा मैनोमीटर डिजिटल आ गया है, तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हेल्दी ह्यूमंस की हम बात करें तो बीपी कितना होता है? 120 और 80। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 क्या होता है आपका? डायस्टोलिक। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज अगर बढ़ जाएं तो इसको हम हाई बीपी कहते हैं, और अगर ये दोनों वैल्यू कम हो जाए तो इट इज कॉल्ड लो बीपी। तो मान लीजिए अगर किसी का बीपी हाई हो जाता है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि यू शुड डू एन एक्सरसाइज और नमक कम खाना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने से ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है,
और जब बॉडी एक्टिवेट होती है आपकी, तो ब्लड फ्लो जो है वो आर्टरीज में वो बढ़ जाता है और आर्टरीज गेट डायलेटेड। तो चांसेस है कि जब आर्टरीज का डायमीटर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेडिसिन भी यही काम करता है। मेडिसिन क्या करता है कि आर्टरीज के डायमीटर को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जैसे आर्टरीज का डायमीटर बढ़ेगा तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाई डॉक्टर एडवाइज कि जिनको बीपी होता है उनको नमक कम खाना चाहिए, इसका रीजन क्या है। अगर इसका आंसर पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे, और नहीं तो हम अपने रेगुलर क्लासेस में इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे। बहुत बार आपने सुना होगा कि देयर इज ब्लॉकेज इन हार्ट। अब हम ये समझेंगे कि ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है। तो इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। हार्ट एक काम और भी करता है कि अपने मसल्स को भी वो ब्लड देता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। अब मान लीजिए किसी कारण से वो आर्टरीज जो हैं, कौन से आर्टरीज, जो हार्ट के अंदर हैं, जो ब्लड लेके जाता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए, तो अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलता, और जब हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलता तो चांसेस है कि देयर कुड बी अ हार्ट अटैक। उस हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, स्टंट डालते हैं। अब आप बोलेंगे कि स्टंट होता कैसे है। स्टंट इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। आपने कभी पेन में देखा होगा, स्प्रिंग होता है, वो बिल्कुल वो क्या होता है कि आर्टरीज में ऐसे जाता है और आर्टरीज में जाके वहां पे ऐसे आर्टरीज के डायमीटर को ऐसे खोल देता है, और जैसे वो खोल देता है तो ब्लड उसके थ्रू इजीली फ्लो करने लगता है और सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन बिकम्स बेटर। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारण से डॉक्टर्स को ऐसा लगे कि वो जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुल ही नहीं सकता। उस केस में क्या करते हैं कि देयर इज ओपन हार्ट सर्जरी, जिसको हम बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। अब बाईपास का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक शहर है, देयर इज अ सिटी एंड देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक टू इट, बट यू वांट टू गो टू अनदर सिटी, यू डोंट वांट टू गो टू दिस सिटी। तो क्या करता है कि देयर इज अ रोड मेड जो इस सिटी के अंदर नहीं जाके बाहर ही चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बाईपास कहते हैं, बाईपास रोड कहते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि एक आर्टरी हार्ट का बिल्कुल ब्लॉक है और वो खुल नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं कि या तो काफ मसल से या बॉडी के किसी और पार्ट से थोड़ा सा आर्टरीज को डाइसेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं और वहां पे एक बाईपास बना देते हैं कि ब्लड अभी तक तो स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन अब वो ब्लड क्या होगा, यहां से घूम के इधर जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए भी है कि मैंने तो ब्लॉकेज बता दिया कि ब्लॉकेज होता है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये ब्लॉकेज होता क्यों है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लॉकेज। अब हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चेंबर है, और नॉट ओनली ह्यूमन हार्ट, इवन द बर्ड्स, एबीज जिसको कहते हैं, दोज ऑल्सो हैव 4 चेंबर हार्ट। तो आप बोलेंगे कि ये 4 चेंबर का एडवांटेज क्या है। 4 चेंबर का एडवांटेज ये है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बिकम्स मोर इफिशिएंट। मोर इफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जो बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट आउट करने के लिए ह्यूज ब्लड सर्कुलेशन शुड बी देयर, अ बेटर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड शुड बी देयर। तो आप बोलेंगे कि सर ह्यूमंस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी क्यों ज्यादा होती है। ह्यूमंस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिक्स होता है और उसको मेंटेन करने के लिए ह्यूज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर दिस ह्यूज एनर्जी इफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिक्वायर्ड। और इस इफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर, और इस 4 चेंबर के कारण यह होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं करता है। जब आप देखेंगे, आप रेप्टाइल्स की बात करेंगे, तो रेप्टाइल्स वगैरह के केस में क्या होता है, देयर आर 3 चेंबर हार्ट, उनमें 3 चेंबर हार्ट होता है। और जब आप मछलियों की बात करेंगे तो उनमें 2 चेंबर हार्ट होता है। तो इन हार्ट्स में क्या खासियत है, इन हार्ट्स में क्या है कि इनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इतना इफिशिएंट नहीं होता। अब इतना इफिशिएंट नहीं होगा तो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, और ऑब्वियसली
इन ऑर्गेनिजम्स को उतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं, बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ब्लड। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और उसी प्लाज्मा के अंदर सेल्स अवेलेबल होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर अवेलेबल। तो ये प्लाज्मा करता क्या है? ये प्लाज्मा ना ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का काम करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, फूड। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको फ्लो करने में हेल्प करता है। अब आरबीसी में देयर इज अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। दिस हीमोग्लोबिन जब ये ऑक्सीजन कैरी करता है तो इसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड व्हेन इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू बैक टू द हार्ट, तब उस हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कहीं हाथ कट जाए, कहीं चोट लग जाए तो ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, और अगर ये ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा तो ब्लड तो निकलना चालू हो जाएगा। तो इस ब्लीडिंग को प्रिवेंट कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है कि वहां पे आके ना एक क्लॉट बना देता है, और उस क्लॉट के बनने से क्या होता है कि जो ब्लड निकलने की जो टेंडेंसी थी, जो ब्लड बाहर निकल रहा था, वो टेम्पररीली रुक जाता है। और अगर मान लीजिए अगर चोट ज्यादा है और वो क्लॉट से भी नहीं रुक रहा, फिर वहां पे डॉक्टर क्या करता है? उसकी स्टिचिंग कर देता है, और उस स्टिचिंग करने से क्या हो जाता है कि उसमें छोटे छोटे क्लॉट्स बन के और वो ब्लड को फ्लो करने से प्रिवेंट कर देता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में कि जिनके क्लॉट्स नहीं बनते। अब जिनके क्लॉट्स नहीं बनते उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कहीं चोट लग जाए और वहां से खून निकलना चालू हो जाए, और अगर खून निकलना चालू हो गया तो खून बंद ही नहीं हो रहा। ऐसे पेशेंट्स को जिनमें बीमारी होती है उनको हम हेमोफिलिक पेशेंट कहते हैं, और डिजीज को कहा जाता है हेमोफीलिया। क्या कहते हैं इसको? हेमोफीलिया कहते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जब भी कोई एक्सीडेंट हो, एंड व्हेनेवर देयर इज अ रप्चर ऑफ आर्टरीज और वेन, तो इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में देयर आर टू थिंग्स व्हिच गेट ट्रांसपोर्टेड। नंबर वन इज वाटर, एंड दैट हैपेंस थ्रू जाइलम। सॉइल से वाटर जो है वो रूट हेयर में आता है, और रूट हेयर से जाइलम के हेल्प से लीफ में चला जाता है, और लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है उस वाटर के हेल्प से, और वहां पे लीफ जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फ्रॉम द लीव्स इट इज बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम को इकट्ठा हम कहते हैं वास्कुलर बंडल। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल। क्योंकि जैसे अगर आप एग्जांपल छोटा सा देखेंगे कि नॉर्मली आप अपने घर में देखेंगे कि अगर आपका घर अगर सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आपने घर के ऊपर टंकी रखा हुआ पानी का, और अगर पानी नीचे से हमने ऊपर पहुंचाना है तो हमें मोटर की जरूरत पड़ती है। पानी में इतना फोर्स नहीं होता कि वो अपने आप ऊपर चला जाए, तो वी रिक्वायर व्हाट? मोटर। अब प्लांट के अंदर ऐसा कोई मोटर तो होता नहीं है, तो ऑब्वियसली प्लांट के अंदर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर होगा जो प्लांट, मान लीजिए जो ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनका हाइट मान लीजिए 100 फुट लंबा है, रेडवुड ट्रीज जिसको कहते हैं, अफ्रीका में पाया जाता है, ह्यूज हाइट। ऐसा कैसे होता है कि वो पानी रूट से उतना दूर चला जाए विदाउट एनी पंप? हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं अभी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जाइलम के अंदर मेनली ऐसे 4 कंपोनेंट्स होता है, बट वाटर कंडक्शन में 2 ही कंपोनेंट काम आता है, एंड दोज आर ट्रकीट्स एंड वेसल्स। रिपीट करेंगे, इट इज ट्रकीट्स एंड वेसल। इसके अंदर होता क्या है? देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द शूट। इसके अंदर इस मूवमेंट के पीछे देयर आर 2 रीजंस। सबसे पहला है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि रूट प्रेशर क्या होता है, वो देखिए। आप यहां पे एक डायग्राम देख रहे हैं आप, और डायग्राम के अंदर हमने ये बनाया, लीफ है ये, दीज आर गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा है। इस स्टोमेटा के साथ ये क्या हो गया आपका? ये जाइलम वेसल्स हैं आपके, जिसमें ट्रकीज और वेसल्स हैं यहां पे। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, दीज,
इनको हम फ्लोएम कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। ये जो आप देख रहे हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्लोएम के अंदर मूव कर रहा है। और इस गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट में आप जो डॉट्स देख रहे हैं ना, दोस आर क्लोरोफिल एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे। देखिए ये सॉइल है रूट हेयर के आसपास। इस सॉइल से ये जो मिनरल्स आप डॉट्स देख रहे हैं ना, ये मिनरल्स हैं। वो मिनरल्स किसके अंदर आ जाता है? रूट हेयर के अंदर आ जाता है। तो जैसे ये मिनरल रूट हेयर के अंदर आया तो यहां पे मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ गई। किसके अंदर? रूट हेयर्स के अंदर। तो सॉइल के चारों तरफ जो पानी होगा उस कंसंट्रेशन के जो इम्बैलेंस हो गया, यहां पे मिनरल्स ज्यादा हो गया और इसके एडजॉइनिंग वाले सेल के अंदर मिनरल कम है। तो इस इम्बैलेंस को बराबर करने के लिए वाटर क्या होता है? सॉइल से कहां चला गया? अंदर आ गया। किसके अंदर? रूट हेयर के सेल्स के अंदर आ गया एंड बेसिकली वी कॉल इट जाइलम्स के अंदर आ गया। जाइलम टिश्यू और वेसल्स में अंदर आ गया। ये जो फिनोमेना है कि जिसमें पानी रूट्स के अंदर एंटर करता है, किससे? सॉइल से। कैसे करता है? बाय डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ अ मिनरल। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। यह रूट प्रेशर क्या करता है? हमेशा इन सेल्स को पानी से भर के रखता है। लेकिन यह पानी ऊपर जाएगा कैसे? यह बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे ऊपर जाएगा। तो इसमें एक और चीज आता है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। अब देखिए ये गार्ड सेल है। मान लीजिए गार्ड सेल जो है ये वाला, फॉर एग्जांपल दिस इज ए। इस सेल को मान लेते हैं ए मान लेते हैं। अब इसके अंदर वाटर अवेलेबल है, मान लीजिए इसके अंदर वाटर अवेलेबल है। ये गार्ड सेल क्या करता है? इस वाटर को इस टोमेटा में डाल देता है एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपिरेशन। तो जैसे इस गार्ड सेल से पानी इस टोमेटा में आ गया तो ये जो सेल ए था गार्ड सेल का, ये सेल ए जो है इसके अंदर देयर इज डिफिशियंसी ऑफ वाटर, पानी की कमी हो गई। किससे कमी हुई? इससे। ये बी मान लीजिए, दिस इज बी, इससे कमी हो गई पानी से। तो यहां पे बी में पानी ज्यादा है और ए में पानी कम है। तो होगा क्या? ये पानी यहां से कहां पहुंच जाएगा? बी से कहां चला जाएगा? ए में चला जाएगा। उसी तरीके से अब जब पानी बी से ए में चला गया तो बी में पानी क्या हो गया? कम हो गया। किसके कंपैरिजन में? सी के कंपैरिजन में। और जब ये पानी सी में कम हो गया, सॉरी, पानी जब बी में कम हो गया किसके कंपैरिजन में? सी। तो पानी सी से किस में चला जाएगा? बी में चला जाएगा। और वैसे ही करते करते ये सेल बाय सेल, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल पानी जो है रूट हेयर से कहां पहुंच गया? आपका गार्ड सेल्स में पहुंच गया। और गार्ड सेल्स में क्या अवेलेबल है? क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट करेगा क्या? फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो क्या है? आपका वाटर है। अब यहां पे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस हो गया। अब जब फोटोसिंथेसिस हो गया तो अब ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो किसके अंदर आएगा? फ्लोएम के अंदर। बट ये फ्लोएम के अंदर जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट आता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ये बहुत गाढ़ा होता है। गाढ़ा। अभी बोलेंगे गाढ़ा क्या होता है? जैसे अगर हम बात करते हैं फिजिकल साइंस में तो हम डेंसिटी की बात करते हैं, कहते हैं कि सॉलिड इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू लिक्विड। तो उसी तरीके से जब हम लिक्विड में हम डेंसर की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड विस्कस। तो ये ज्यादा विस्कस है। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। अब यहां पे ये विस्कस है, अब ये अपने आप आसानी से नीचे नहीं आ पा रहा। तो होता क्या है देख लीजिए कि यहां पे इस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ध्यान से सुनेंगे, ये बुक में नहीं समझाया हुआ बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए इनमें पानी तो अवेलेबल होता है। ये कौन है? जाइलम है। इनमें पानी अवेलेबल होता है। ये पानी क्या करता है? उसके अंदर पंप कर देता है। जैसे पंप करेगा तो ये क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। और जैसे डाइल्यूट होता है तो ऊपर से नीचे आना चालू हुआ। ये कहां तक जाता है? रूट हेयर्स तक जाता है। हमने यहां बताया है, देखिए कि फ्लोएम के अंदर मेनली दो, ऐसे होता तो चार कंपोनेंट्स है, बट मेनली दो कंपोनेंट इस प्रोसेस में हेल्प करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। आप बोलेंगे ट्रांसलोकेशन क्या होता है? इट इज मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। एंड व्हाट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन? दैट इज लीफ। वहां से रूट्स तक लाना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। इसमें दो चीजें हेल्प करती हैं, वन इज सीव ट्यूब एंड सेकंड इज कंपेनियन सेल। और ये तो बता ही दिया हमने कि लीफ से फूड जो है कहां आता है? नीचे को आता है।
तो नीचे क्यों आ रहा है फूड? क्योंकि हर सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन एक खास बात प्लांट के अंदर यह है कि प्लांट के अंदर अराउंड 80% जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं, तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती, इवन प्लांट मूव भी नहीं करता। तो ये एनर्जी जाएगा कहां? ऑब्वियसली इट विल बी स्टोर्ड। और स्टोर मेनली कहां कहां होता है? रूट्स में होता है। किस में होता है? फ्रूट्स के फॉर्म में हो जाता है स्टोर, सीड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, कुछ में आपने सुना होगा लीफ में स्टोर हो जाता है। तो पालक वगैरह जो है, स्पिनच जिसको कहते हैं, हम लीफ को खाते हैं। कुछ में स्टेम के अंदर स्टोर हो जाता है, शुगर केन के अंदर हम खा लेते हैं, पोटैटोज हैं उनमें स्टोर हो जाता है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था यहां पे कि जो वाटर का मूवमेंट होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वही अगर फ्लोएम के अंदर अगर फूड की मूवमेंट होती है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ये रिक्वायर्ड क्यों एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि ये आसानी से ना गार्ड सेल से इस फर्स्ट सेल के अंदर आसानी से नहीं आता, क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है, ये इज वेरी थिक, तो उसको पुश करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक और बात आपको समझाना था मेरे को कि जो वाटर की मूवमेंट होती है ना वो यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में वाटर मूव करता है ऐसे, लेकिन फूड का मूवमेंट जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। आप बोलेंगे बाई डायरेक्शनल क्या होता है? वो ये होता है, देखिए फूड ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है आपका, अब मान लीजिए रूट्स में आ गया, अब रूट्स में जितना स्टोरेज था उतना स्टोर कर लिया, अब बाकी फूड क्या होगा? वो सॉइल में तो जाएगा नहीं, तो रूट्स उसको वापस कर देता है और वो वापस जाके किसी न किसी फ्रूट में कहीं पे भी फ्लावर्स जहां डेवलप हो रहा हो या नया स्टेम बन रहा हो वहां जाके इकट्ठा हो जाता है। सो ऑल दिस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट गेट एक्यूमुलेटेड इन फ्रूट्स वेजिटेबल। तो ये फ्रूट्स वेजिटेबल है क्या? These are what? This contain photosynthetic product. So this what we need to understand in transportation of plant. इसको एक बार आप कॉपी कर लीजिए।